200 अरब डॉलर यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। यह भारत और अमेरिका के बीच सालाना व्यापार का आंकड़ा है। यह एक ऐसी आर्थिक साझेदारी है जो 2 दशकों में 10 गुना बढ़ गई है, जो सिर्फ 2000 में 20 अरब डॉलर थी। यह रिश्ता सिर्फ सामान के लेन देन का नहीं है, बल्कि लाखों नौकरियों, टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर और एक मजबूत रणनीति गठबंधन का प्रतीक है। लेकिन क्या हो जब इस मजबूत रिश्ते पर एक टैरिफ वार का साया पड़ जाए, जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपने सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक पर 50% तक का टैरिफ लगा दे। आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। हम सिर्फ हेडलाइन की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम दिल्ली और वाशिंगटन के गलियारों से निकलकर भारत के दिल छत्तीसगढ़ की जमीन पर पहुंचेंगे। हम देखेंगे कि कैसे वैश्विक राजनीति एक छोटे से स्टील प्लांट में काम करने वाले मजदूर की जिंदगी को प्रभावित करती है। यह कहानी है भारत अमेरिका व्यापार की, टैरिफ की राजनीति की और छत्तीसगढ़ के संघर्ष और लचीलेपन की। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। सबसे पहले इन आंकड़ों को समझते हैं। जब हम कहते हैं कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, तो इसका मतलब क्या है? वित्तीय वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 128.55 अरब डॉलर तक पहुंच गया। 2024 के अनुमानों के अनुसार यह आंकड़ा माल और सेवाओं को मिलाकर 212.3 अरब डॉलर को पार कर गया है। यह दोस्ती सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। अमेरिका भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है, जिसने साल 2000 से अब तक 67 अरब डॉलर से ज़्यादा का निवेश किया है। और तो और अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय छात्र हर साल अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लगभग 7.7 अरब डॉलर का योगदान करते हैं। लेकिन इस व्यापारिक रिश्ते की एक और परत है जिसे समझना जरूरी है। यह है माल और सेवाओं के व्यापार का अंतर। जब हम माल की बात करते हैं तो अमेरिका को भारत से व्यापार घाटा होता है, जो 2024 में लगभग 45.8 अरब डॉलर था। इसका मतलब कि अमेरिका भारत से ज़्यादा माल खरीदता है, बजाय इसके कि वह भारत को बेचे। भारत से अमेरिका जाने वाले मुख्य सामानों में इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, जवाहरात और दवाइयाँ शामिल हैं। लेकिन सेवाओं के क्षेत्र में कहानी बिल्कुल उलट है। यहाँ अमेरिका को भारत से ट्रेड सरप्लस है, यानी फ़ायदा है। 2024 में यह सरप्लस 102 मिलियन डॉलर का था। भारत का सेवा निर्यात, खासकर IT और व्यावसायिक सेवाएं, हमारी अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ रहा है, जिसने 2024-25 में वैश्विक स्तर पर 387.5 अरब डॉलर का ऐतिहासिक आंकड़ा छुआ। तो जब भी आप ट्रेड डेफिसिट या व्यापार घाटे के बारे में सुनते हैं, तो याद रखिए कि यह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। सेवाओं का व्यापार इस रिश्ते को संतुलित करता है और इसे और भी मजबूत बनाता है। तो फिर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, तो यह टैरिफ का तूफान आया कहां से? इसकी शुरुआत 2018 में हुई, जब तत्कालीन अमेरिकी प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% का टैरिफ लगाया। शुरुआत में कई देशों को इससे छूट दी गई थी, लेकिन 2025 में यह स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई। 10 फरवरी 2025 को सभी देशों की छूट समाप्त कर दी गई और एल्यूमिनियम पर टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया गया। जून 2025 तक स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ 2 गुना करके 50% कर दिया गया। और भारत के लिए एक और झटका तब लगा जब रूस से तेल खरीदने के कारण उस पर 25% का अतिरिक्त दंड टैरिफ लगाया गया, जिससे कई भारतीय सामानों पर कुल टैरिफ 50% हो गया। अब सवाल यह है कि इसका असर भारत पर कैसे पड़ा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। भारत से अमेरिका को सीधे स्टील का निर्यात बहुत ज़्यादा नहीं। 2024 में यह सिर्फ 450 मिलियन डॉलर का था। तो फिर इतनी बड़ी हाय तौबा क्यों? इसका जवाब वैश्विक बाजार की गतिशीलता में छिपा है। जब अमेरिका जैसा बड़ा बाजार अपने दरवाजे बंद कर लेता है, तो दुनिया भर का स्टील जो पहले अमेरिका जाता था, अब दूसरे बाजारों में बाढ़ की तरह आ जाता है। इससे वैश्विक स्तर पर स्टील की सप्लाई बढ़ जाती है और कीमतें गिर जाती है। भारतीय उत्पादकों को दोहरा नुकसान होता है। पहला, वे अमेरिका का आकर्षक बाजार खो देते हैं और दूसरा, उन्हें बाकी दुनिया के बाजारों में भी
कम कीमत पर अपना माल बेचना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पहले से ही बहुत ज़्यादा सप्लाई मौजूद है। यह एक लहर की तरह है जिसका असर उसके शुरू होने की जगह से बहुत दूर तक महसूस होता है। भारत की प्रतिक्रिया भी उतनी ही मजबूत थी। सरकार ने इन कदमों को अनुचित, अन्यायपूर्ण और अतार्किक बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मुझे पता है कि मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं तैयार हूँ। भारत तैयार है। भारतीय उद्योग जगत जैसे कि FICCI ने भी इस संकट को आत्मनिर्भर भारत अभियान को तेज करने के एक अवसर के रूप में देखा। अब चलिए दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर भारत के एक ऐसे राज्य में जहां ज़मीन के नीचे खनिज का खजाना है और ज़मीन के ऊपर धान की हरियाली, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को समझाना ज़रूरी है। यह एक संसाधन संपन्न राज्य है जिसका GSDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग 5.09 लाख करोड़ रुपए है। यहाँ की 60% से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का भी लगभग 32% का बड़ा योगदान है, जिसका आधार यहाँ के विशाल खनिज भंडार है। यहीं पर हमारी कहानी के दो पहलू सामने आते हैं। एक तरफ स्टील उद्योग का संकट और दूसरी तरफ चावल के कटोरे का लचीलापन। जुलाई 2024 में छत्तीसगढ़ के लगभग 200 छोटे स्टील प्लांट, जिन्हें मिनी स्टील प्लांट कहा जाता है, अनिश्चित काल के लिए बंद हो गए हैं। पहली नज़र में इसका कारण राज्य सरकार द्वारा बिजली की दरों में 26.67% की बढ़ोतरी को बताया गया, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं थी। असल में यह उस दोहरे दबाव का नतीजा जिसका सामना ये प्लांट कर रहे थे। एक तरफ अमेरिकी टैरिफ के कारण वैश्विक बाजार में स्टील की कीमतें गिर चुकी थी, जिससे उनका मुनाफा लगभग खत्म हो गया था। वे पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर थे। दूसरी तरफ जब राज्य में बिजली की दरें बढ़ी तो यह उनके लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। एक ऐसा व्यवसाय जो पहले से ही लाभहीन था, अब उसे चलाना असंभव हो गया। इस बंदी का असर बहुत गहरा हुआ। अनुमान है कि इससे 2 लाख से ज़्यादा मजदूर और उनके परिवार प्रभावित हुए। यह सिर्फ स्टील प्लांट की बात नहीं है, बल्कि उन हजारों सहायक उद्योगों की भी है जो इन पर निर्भर है। कच्चा माल सप्लाई करने वाले, ट्रांसपोर्टर और छोटे दुकानदार। यह एक तरह से वास्तविक समय में विऔद्योगिकीकरण यानी डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया थी। यह हमें 19वीं सदी की याद दिलाता है, जब ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत का कपड़ा उद्योग बर्बाद हो गया था और लाखों कारीगर बेरोजगार होकर वापस खेती की ओर धकेल दिए गए थे। लेकिन इसी राज्य में एक और कहानी भी चल रही थी, लचीलेपन की कहानी। छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है, और जब स्टील उद्योग संकट में था तब यहाँ का कृषि क्षेत्र, खासकर चावल का निर्यात मजबूती से खड़ा रहा। ऐसा क्यों? इसका जवाब निर्यात के बाजारों में छिपा है। छत्तीसगढ़ का स्टील उद्योग अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी नीतियों पर निर्भर था, क्योंकि यह वैश्विक बाजार से जुड़ा था। लेकिन भारत के चावल के मुख्य खरीदार अमेरिका या यूरोप नहीं, बल्कि मध्य पूर्व के देश जैसे सऊदी अरब, इराक, UAE और एशिया में बांग्लादेश जैसे देश है। इन बाज़ारों पर अमेरिका के व्यापारिक विवादों का सीधा असर नहीं पड़ता। यह हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। आर्थिक लचीलापन बाजार के विविधीकरण से आता है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे एक ही राज्य के 2 प्रमुख क्षेत्र अपने वैश्विक बाजार के जोखिम के आधार पर बिल्कुल अलग अलग परिणाम देख सकते हैं। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? यह संकट आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। सरकार और उद्योग दोनों का मानना है कि यह बाहरी झटकों का सामना करने के लिए अपनी घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने का एक सुनहरा अवसर है। इसका मतलब है व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए PLI जैसी योजनाओं का विस्तार करना और बुनियादी ढांचे में निवेश करना। लेकिन इसका मतलब दुनिया से कटना नहीं। रणनीति 3 आयामी है। बाजारों में विविधता लाना, अमेरिका से परे यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे नए निर्यात बाजारों की तलाश करना, मजबूती से बातचीत करना, अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता जारी रखना, लेकिन कृषि और खाद्य सुरक्षा जैसे राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता किए बिना घरेलू स्तर पर मजबूत होना, आंतरिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना ताकि भारतीय उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सके, न कि सिर्फ एक सस्ते विकल्प के रूप में। अमेरिकी टैरिफ और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की कहानी। असल में 21वीं सदी के नए
व्यापारिक युग में भारत के सामने खड़ी चुनौतियों और अवसरों की कहानी है। यह भेद्यता की कहानी है, लेकिन साथ ही अविश्वसनीय लचीलेपन की भी। अब सवाल यह है कि क्या पश्चिम से आने वाला यह आर्थिक दबाव भारत के विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, या यह वह आखिरी धक्का है जो भारत को वास्तव में एक आत्मनिर्भर और शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनने के लिए मजबूर करेगा। आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।